हाय बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है सब सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। और चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने अध्ययन को भी क्या करना है, जारी रखना है। तो अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न ना हो, घर में रहें और निरंतर अपनी अध्ययन कार्य को जारी रखें और पढ़ते रहें। बड़े बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं, 10th है, 12th है, 11th है, 9th है और बोर्ड एग्ज़ाम है। उनके साथ साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लिया हूँ, जिस टॉपिक का है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास जिसे कहते हैं, कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, एक परमाणु है। इनके परमाणु भार को या द्रव्यमान को, एटॉमिक मास को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखेंगे। कि जैसे कि नाम से तो लग रहा है कि परमाणु बहुत बड़ा है, परमाणु से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु जो होते हैं वो अति सूक्ष्म क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। अब इनके द्रव्यमान को यदि हमको ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम इन्हें सामान्य रीतियों के द्वारा जैसे ज्ञात करते हैं द्रव्यमान, कि जय कोई भी सामान यदि तुम लेना चाहते हो तो चले गए बाजार और बाजार से तौल कर ले लिए। ऐसा तो है नहीं कि कार्बन परमाणु को तुम लेना चाहो और उसे तौल कर ले लो, ऐसा नहीं, संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल्स को तौलना क्या है, बहुत कठिन है सामान्य रीतियों के द्वारा। तो इनको हमको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा इनको हम इनके द्रव्यमान को क्या करना पड़ता है, निर्धारित करना पड़ता है। और इनका जो द्रव्यमान होता है वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, यही हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कि परमाणु जो हैं अति सूक्ष्म कण हैं, इनको हम सामान्य रीतियों के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। यदि मैं कहूँ कि द्रव्यमान जो होता है, यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, तो तुम क्या अपना वास्तविक द्रव्यमान को बता पाओगे, जो रियल द्रव्यमान है। एग्जैक्ट द्रव्यमान नहीं बता सकते। कि मैं यदि बोलूँगा कि तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, तो तुम बोलोगे लगभग 45 किलो सर, या 46 किलो, या जो भी तुम्हारा द्रव्यमान होगा लगभग बताओगे। लेकिन उसमें कितना ग्राम, मिलीग्राम है, ये तो बताना कठिन है। उसी प्रकार से यदि कोई सामान लेने जाते हो बाज़ार में, 1 किलो दे दो सामान, कोई भी सामान लिए, टमाटर लिए, 1 किलो टमाटर दे दो, तो क्या 1 किलो टमाटर एग्जैक्ट तौल करके वो देगा तुमको? नहीं देगा। वो अनुमान लगाएगा, 1 किलो का बाट इतना रखेगा और अनुमानितता 1 किलो तुमको वजन हुआ दे देगा। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि ये परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं, इनको निर्धारित कैसे किया जाता है। तो प्रारंभ में क्या किया गया कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या क्या नहीं कर सकते थे, तौल नहीं सकते थे, ज्ञात नहीं कर सकते थे, इनके द्रव्यमान को ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो प्रारंभ में जो है, इनके द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए प्रारंभ में हाइड्रोजन को क्या किया गया, प्रारंभ में आधार बनाया गया। पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन को आधार बनाकर अन्य परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को क्या किया गया, ज्ञात किया गया। कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। अब 1 परमाणु भार हाइड्रोजन का है, और इससे कितना अन्य परमाणु जो जिसका भार हमको ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, वह इससे कितना ज़्यादा होगा, कितना गुना ज़्यादा होगा, उस आधार पर उसके परमाणु द्रव्यमान को क्या किया गया, आकलन किया गया। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एक सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। उसके आधार पर अन्य के परमाणु द्रव्यमान क्या किया जाता है, अपेक्षित किया जाता है। तो सापेक्ष माना गया किसको, हाइड्रोजन को माना गया, और उसके आधार पर अन्य परमाणु द्रव्यमान के जो ज्ञात किए गए, वो परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाते हैं, अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कहलाते हैं। मतलब रिलेटिव मास कहलाते हैं वो। तो अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो। तो हाइड्रोजन को प्रारंभ में आधार बना करके अन्य परमाणुओं के परमाणु भारों को क्या किया गया, ज्ञात किया गया। जो उस समय ज्ञात थे, जितने भी परमाणु ज्ञात थे, उनके परमाणु भारों को इस प्रकार से क्या किया गया, अपेक्षित किया गया। रिलेटिव मास उनका निकाला गया कि इसका इतना है तो इसका इतना हो सकता है, इसका इतना है तो इसका इतना हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ दिन पश्चात, प्रारंभ में हाइड्रोजन को, कुछ दिन पश्चात उसके बाद क्या किया गया, ऑक्सीजन को आधार बना करके, ऑक्सीजन को आधार बनाया गया। और ऑक्सीजन को आधार बना करके अन्य जो परमाणु हैं, उनके परमाणु भारों को क्या किया गया, ज्ञात किया गया। उस समय जो ज्ञात थे, खोजे हुई थी, उन परमाणु भारों को ज्ञात किया गया। ऑक्सीजन परमाणु भार कितना होता है,
16 होता है, तो 16 से जो नया परमाणु भार जिसका हमको ज्ञात करना है उसका परमाणु भार कितना गुना भारी है या कितना गुना हल्का है, उस आधार पर उसके परमाणु भार को क्या किया गया, ज्ञात किया गया। वर्तमान में जो है, वर्तमान में हम परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए वर्तमान में 1961 के बाद 1961 में कौन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, ये जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों का संघ जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों का संघ है। ये क्या करता है, रसायन में किसी भी चीज को निर्धारित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको किस पद्धति के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो है, इन्होंने 1961 में ये निर्धारित किया कि हम परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए एक ऐसे तत्वों को लेंगे जो क्या हो, सुविधाजनक हो, इनसे भी अच्छा हो, इससे और इससे भी क्या हो, अच्छा हो, और उसके आधार पर हम उसे परमाणु भार को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि उससे वह कितना गुना भारी है या कितना गुना हल्का है। तो अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों का संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने क्या लिया, कार्बन को लिया। कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और परमाणु क्रमांक होता है 6। तो कार्बन 12 को उन्होंने क्या किया, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए एक क्या माना, आधार बनाया। तो कार्बन 12 को उन्होंने क्या किया, 1961 में चुना। तो वर्तमान में हम इसी को जानते हैं, इसी को अध्ययन करते हैं कि वर्तमान में यही चल रहा है। तो कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कुछ क्या है, कारण है। इन कारणों को देखो, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया, अन्य को भी ले लेना चाहिए था, तो उसके पीछे भी रीजन है। तो पहला जो कारण था कार्बन 12 को लेने के पीछे, वो पहला कारण ये था कि कार्बन जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रकृति में प्रचुर मात्रा है इसकी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, पहला रीजन। यह जो है इसकी जो उपस्थिति है प्रकृति में, ये क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एविडेंस जो इसकी है पर्याप्त मात्रा में है, अर्थात यदि हमको किसी का परमाणु भार ज्ञात करना है तो ऐसे को लेना पड़ेगा जो आसानी से उपलब्ध हो। तो क्या लिया गया, उपलब्धता कार्बन की सबसे ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में है। दूसरा जो रीजन था वो क्या हो, कम क्रियाशीलता, जिसकी क्या हो, क्रियाशीलता क्या हो, कम हो, वो जल्दी से किसी के साथ क्रिया ना करे। यदि जल्दी से क्रिया कर लेगा तो क्या होगा, क्रिया कर लिया, जिसका परमाणु भार तुमको ज्ञात करना है उसके साथ यदि तुलना करोगे, उससे क्रिया कर लेगा तो तुम उसे निकाल नहीं सकते, है ना। तो उसकी क्रियाशीलता क्या कम हो, कम क्रियाशीलता होगी तो उसके परमाणु भार को ज्ञात करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है अन्य के परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए। तो कार्बन की क्रियाशीलता जो होती है कम होती है। अब तीसरा कारण है, इतना भी कम ना हो, कुछ तो क्रियाशील हो, काम का हो, है ना। तो कुछ क्रियाशील है, कुछ क्या है, क्रियाशील है। और ऐसा भी पदार्थ नहीं लेना है अपने को, परमाणु को नहीं लेना है जो बिल्कुल भी निष्क्रिय हो, काम ही ना करता हो। तो ऐसे को ले लेंगे तो परमाणु भार ज्ञात करने में दिक्कत हो जाएगी, असुविधा होगी। तो यहाँ पर क्या किया गया कि वह कार्बन जो होता है वो कुछ क्रियाशील है, यदि वह किसी के साथ यदि हम उसको क्रिया कराना चाहें तो क्रिया कराएंगे तो क्रिया करेगा, कुछ क्रियाशील है, ठीक है। लेकिन बहुत अधिक क्रियाशील नहीं है। बहुत अधिक क्रियाशील यदि होगा, जैसे बहुत अधिक क्रियाशील कौन होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील में कौन आते हैं, फ्लोरीन है ना, लिथियम है, सोडियम है, ये क्या है, पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। यदि इनको ले लिया गया होता तो ये क्या करते, तुरंत क्या कर, सोडियम यदि खुला छोड़ोगे तो आग लग जाएगा, है ना। तो बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, क्रियाशील होते हैं।
तो इनकी तुलना में क्या होता है, ये बहुत कम क्रियाशील होता है, कुछ क्रियाशील होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको क्या किया गया, बहुत अधिक क्रियाशील को नहीं लिया गया। चौथा जो कारण था कार्बन को लेने का, उसके पीछे एक चौथा कारण था समस्थानिक। कि समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स, है ना, समस्थानिक। तो ये रीजन था कि इस कार्बन की जो समस्थानिक हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में कार्बन की जो समस्थानिक हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके समस्थानिक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्थानिक जो है, कार्बन के समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक कम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात परेशानियाँ होने की कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो कोई परेशानी नहीं उठता है। जैसे कि कार्बन जो है 12 जो है, कार्बन 12 यदि परमाणु भार लिया जाए, कार्बन 12 जो होता है ये प्रकृति में 99% उपलब्ध है, जबकि कार्बन 13 ये कम मात्रा में है, 0.8% मान लो, और कार्बन जो 14 होता है ये बहुत ही और कम मात्रा में, 0.2% मान के चलो, ठीक है। ये बहुत कम मात्रा में है, ये भी बहुत कम मात्रा में है, जबकि 99% कौन है, कार्बन 12 है। तो समस्थानिक, ये समस्थानिक ज़्यादा इसको प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए समस्थानिक ना हो, अर्थात कार्बन 12 क्या था, उपयुक्त था, इसलिए इसे क्या किया गया, लिया गया। तो कार्बन 12 जो है लेने के पीछे, कार्बन 12 को आधार बनाने के पीछे, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के पीछे, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 को आधार बनाने के पीछे ये 4 कारण हैं, जिन कारणों से कार्बन 12 को ही क्या किया गया, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए लिया गया। ठीक है, तो ये रीजन, 4 रीजन याद रखना, पूछते हैं एग्जाम में इसको। आगे इसके बाद देखते हैं हम लोग कि कार्बन 12 जो होता है उसका परिभाषा क्या होता है, ये देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। तो कार्बन जो 12 होता है, तो परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम कार्बन 12 को लिए और उसका परिभाषा निर्धारित किया गया। तो उसका परिभाषा क्या होता है, ये देख लो। किसी परमाणु का परमाणु भार, परिभाषा, किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है, वह संख्या है जो उसके औसत, जो उसके औसत परमाणु भार का, जो उसके औसत परमाणु भार का को प्रकट करती है, जो उसके औसत परमाणु भार को प्रकट करती है, जो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये हो गया डिफिनेशन। तो कार्बन 12 परमाणु को लिया गया और उसका परिभाषा बनाया गया कि परिभाषा ये कहता है किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो उसके औसत परमाणु भार को प्रकट करती है, जो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, मतलब इतने से वह कितना गुना भारी है। उस आधार पर ये क्या किया गया, निर्धारित किया गया कि किसी का भी परमाणु भार हमको ज्ञात करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से वो क्या करना पड़ेगा, उतना गुना बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम आगे भी और डिटेल समझ जाएंगे इसका। तो अभी ये समझ लो इतना हुआ है, तो यहाँ पर इतना गुना क्या होगा, 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, इस आधार पर हम क्या निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान को आकलन करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके आगे कि ये हो गया। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है क्या, औसत परमाणु भार। तो ये औसत परमाणु भार क्या होता है, ये देख लो कि औसत परमाणु भार लेने के,
औसत परमाणु भार बराबर क्या होता है? औसत परमाणु भार जो होता है, औसत परमाणु भार बराबर होता है समस्थानिकों का परमाणु भार बटे संख्या। समस्थानिकों की संख्या। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, क्लोरीन जो होता है इसके दो समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के दो समस्थानिक होता है। एक क्लोरीन परमाणु क्रमांक है 17 और परमाणु भार होता है इसका 35। एक क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार कितना होता है 37। इसका 35, इसका 37। ये क्लोरीन जो होता है इसमें प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन कितने हैं 17 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 18 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17 होते हैं। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, 35 में 17 हटा दोगे तो कितना बचेगा 18। इतना है न्यूट्रॉन की संख्या। ये प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17, न्यूट्रॉन कितने हैं 37 में 20 के 37 में 17 गया कितना आ गया 20 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन से भी कितने हैं 17 है। प्रकृति में उपलब्धता जो होती है क्लोरीन की जो होती है उपलब्धता 3%, और इसकी जो उपलब्धता होती है वो 1%। अर्थात प्रकृति में कितने मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये क्लोरीन 35 वाला जो है ये 3% है, और क्लोरीन 37 वाला कितना प्रतिशत है 1% है। अर्थात इसका अनुपात कितना हो जाएगा, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का 3:1। 3:1 की मात्रा में ये हमारे प्रकृति में क्या है पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। औसत परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, औसत परमाणु भार बराबर 35 वाला क्लोरीन इंटू 3 होता है, धन 37 वाला क्लोरीन इंटू 1, और समस्थानिकों की संख्या कितनी है 3 धन 1 4 है ना। समस्थानिकों की संख्या 3 धन 1, 3:1। समस्थानिकों का अनुपात, यहाँ पर संख्या को अनुपात कर दो। चलो संख्या से कंफ्यूज हो जाओगे, समस्थानिकों का अनुपात कर दो इसको, समस्थानिकों का अनुपात, समस्थानिकों का अनुपात का योग, ऐसा कर देते हैं। चलो समस्थानिकों का अनुपात का योग, तो ये हो जाएगा कितना 3 धन 1 4 हो गया। अब इसको इसको गुणा करो, 3 पंच 15 कितना आया 5, 3 तिया 9 और 1 10, 105 हो गया। ये कितना हो गया 37 बटे क्या आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 142 बटे 4, तो कितना आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आएगा 35.5 ग्राम। तो 35.5 ग्राम जो होता है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, औसत परमाणु भार होता है। तो औसत परमाणु भार को लेते हैं हम, यदि वह क्या हो समस्थानिक के रूप में पाया जाता हो तो हमको क्या लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस आया है औसत। तो किसी परमाणु भार वह संख्या जो औसत परमाणु भार को प्रकट करती है जो कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। इसलिए ये शब्द का क्या किया गया यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसके आगे अब देखने वाले हैं। चलो ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूँ इसका। अब हम देखेंगे कार्बन जो 12 होता है ना, कार्बन 12 जो परमाणु है उसके आधार पर परमाणु भार को कैसे ज्ञात किया गया है। कुछ परमाणु भारों के बारे में जानेंगे। तो उसके पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान के बाद एक और चीज है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, अर्थात क्या एटॉमिक मास
यूनिट, हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे? परमाणु द्रव्यमान मापक इकाई, परमाणु द्रव्यमान मापन इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, ये कहेंगे। अब जो होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, जो होता है ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना होता है। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम 1 AMU में होता है। और इसको यदि किलोग्राम में करोगे तो किलोग्राम में क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो 1 AMU बराबर इतना होता है, 1.66 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है। कार्बन 12 का यदि अपने को ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? 1 AMU बराबर कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। ठीक है। 1/12 भाग, मतलब ऊपर में क्या हो गया 1, नीचे में क्या हो गया 12, 1/12 भाग, 1 AMU मतलब 1/12 भाग, कार्बन परमाणु का 1/12 भाग में होगा। ठीक है, 1 AMU। तो यहाँ पर 1 AMU में इतने हैं, 1 AMU में कितने हैं? इतने हैं। तो 6.0, यहाँ पर क्या है देखो कि कार्बन 12 का परमाणु, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान में कार्बन परमाणु, कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान में कार्बन परमाणु कितने होंगे? 12 ग्राम प्रति मोल। कार्बन 12 के जो परमाणु है ना, कार्बन 12 का जो परमाणु है उसमें कार्बन परमाणु कितने हैं? 12 ग्राम प्रति मोल है। और 1 मोल बराबर क्या होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ पर ये क्या है? 12 ग्राम प्रति मोल इतने में है, 12 ग्राम प्रति मोल कितने में है? इतने में है। 1 मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻⁻23, तो 1 मोल बराबर इतना होता है। तो कार्बन का एक परमाणु में कितने हैं? इतने हैं, 6.023 इंटू 02 इंटू 10⁻⁻ क्या है? 23 हैं। ठीक है। एटम्स, इतने एटम्स कार्बन परमाणु हैं, इतने एटम्स क्या हैं? कार्बन परमाणु हैं। इतने एटम्स क्या है? कार्बन परमाणु हैं उसमें। ठीक है। तो 1 एटम कार्बन में कितना हो जाएगा? 1 एटम कार्बन परमाणु में, 1 एटम कार्बन परमाणु में कितना हो जाएगा? 12/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 12, 1/12। ये 12 और ये 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/6.02 इंटू 10⁻23। इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं? 1/n लिख सकते हैं। यहाँ पे n क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, यह भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो 1 कार्बन के परमाणु में कितने होंगे? 1/6.02 गुणित 10⁻23। आ गया? क्लियर? तो अब देखो 1 AMU, 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा? 1 AMU बराबर
1 AMU बराबर 1/n ग्राम। 1 AMU बराबर क्या होगा? 1/n ग्राम। 1 AMU बराबर 1/n ग्राम। ठीक है, या इसी को हम क्या लिखेंगे? 1 AMU बराबर 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम लिखेंगे। यदि इसको और डिटेल करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करो, ऊपर में 10 से गुना कर दो, नीचे में भी क्या करो, 10 से गुना कर दो, तो बराबर क्या हो जाएगा? 10/6.02 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। ये 10 से गुना कर दिए, 23 था, 23 से क्या हो गया? 24 हो गया। ऊपर 1 था तो क्या हो गया? 10 हो गया। ये क्या हो गया? 24 हो गया। अब इस 24 को ऊपर ले जाओगे तो 10 को 6.02 से भाग दोगे और इस 24 को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ प्लस था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो, तो 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 10 को 6.02 से भाग देना है, नीचे 24 था, धन था, ऊपर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 1 AMU बराबर इतना आ गया। ये ग्राम है, किलोग्राम में करोगे तो क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। पहले भी बताया था मैं ये। 1 AMU बराबर इतना वैल्यू होता है, ये याद रखना। 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? 1.66 गुणित 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन है। परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात होता है ये जान लो। ये ऐसे ज्ञात हो जाएगा कि प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु जो है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10⁻24 ग्राम है। तो AMU में क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1.67 गुणित 10⁻24 है, तो ग्राम है। तो AMU में क्या होगा? AMU एटॉमिक मास यूनिट में उसका मान क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु का। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो दिया वाला द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान है ना? तो हाइड्रोजन एटम का मास या द्रव्यमान दिया है कितना? 1.67 गुणित 10⁻24 ग्राम ये दिया है। 1.67 गुणित 10⁻24 ग्राम दिया है। तो हाइड्रोजन एटम का AMU मास, हाइड्रोजन एटम का AMU में द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.67 गुणित 10⁻24 उसका दिया गया द्रव्यमान। नीचे में क्या आ जाएगा? ये वाला 1 AMU बराबर जो होता है 1.66 गुणित 10⁻, ये कितना है? 24 है। ये भी ग्राम में रहेगा और ये भी किस में रहेगा? ग्राम प्रति AMU। ये 24 कटेगा, ग्राम ग्राम कट गया, इसको डिवाइड करोगे तो हाइड्रोजन एटम का AMU में मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा कितना? डिवाइड करोगे तो कितना? 1.0078
AMU। आगे समझ में। तो इस प्रकार से हम यदि दिया गया द्रव्यमान है तो उसका AMU में द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जो दिया गया द्रव्यमान रहेगा उसको ऊपर रख देना, नीचे वाला नीचे में क्या रह जाएगा, उसका AMU मास रख देना। AMU जो होता है 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, तो 1 AMU किलोग्राम में दिया तो किलोग्राम में डालना पड़ेगा, ग्राम में दिया तो ग्राम में रखना पड़ेगा, और तुम्हारा उसका AMU में मास क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं छोटा सा देखो और कि AMU जो होता है ये पहले AMU यूनिट इकाई का प्रयोग करते थे परमाणु द्रव्यमान के लिए। प्रारंभ अब मतलब पहले जो है क्या करते थे, परमाणु द्रव्यमान की इकाई से माना गया था परमाणु द्रव्यमान की मापक इकाई। किसी भी द्रव्यमान को हम परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसका जो इकाई होता था उसे क्या मानते थे, AMU मानते थे। लेकिन वर्तमान में AMU के स्थान पर अब केवल म्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। म्यू म्यू या यू भी लिखते हैं, की जगह यू लिखते हैं या म्यू लिखते हैं। इसको कहते हैं, ये जो म्यू या यू बराबर होता है ये क्या होता है, यूनिफाइड मास है। यूनिफाइड, इसको क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। वर्तमान में AMU ना करके उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो किसी कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। तो 12 क्या लिखेंगे, यू। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। तो क्या लिखेंगे, 14 यू। अब AMU नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। यू मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। यू क्या है, यूनिफाइड मास में उसे क्या किया जाता है, वर्तमान में यूनिफाइड मास के द्वारा उसे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो 14 यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 यू, कार्बन का 12 यू। इसी को क्या करोगे, ग्राम में लिखोगे तो क्या कहलाएगा, ये कार्बन जो है 12 ग्राम लिख दिए, 12 ग्राम है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, GAM। ग्राम में है तो ग्राम एटॉमिक मास, यू में है तो यूनिफाइड मास। आगे समझ में। उसी प्रकार से यदि वह क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है तो क्या कहोगे, अणु है। जैसे जल, पानी ले लिया तुमने, पानी है H2O, H2O है। H2O का कितना होता है, 18 ग्राम। ये इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। GM है तो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। और ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में है तो क्या क्या लिखेंगे, 18 ग्राम मॉलिक्यूल है। अणु है H2 अणु है तो क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान। ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, और ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम जो है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आणविक द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है मोलर मास। मोलर मास के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है कि 18 ग्राम जल का क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है। अब कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनके परमाणु जो द्रव्यमान है उस पर हम गणना करना कैसे ज्ञात करेंगे, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कि हम जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और बाहर की कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बाहर की कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होता है, उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है, न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। तो द्रव्यमान किसी भी परमाणु का कहाँ पर है, इसमें है, सेंटर में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या है। जितना प्रोटॉन होगा या जितना न्यूट्रॉन होंगे उतना उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है। तो प्रोटॉन का जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 1.66×10⁻²⁴ ग्राम। इतना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है, 1.66×10⁻²⁴ इतना होता है।
और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ठीक है, ग्राम यूनिफाइड मास पर यूनिट, यूनिफाइड मास। ठीक, तो प्रोटॉन का उतना ही, न्यूट्रॉन का भी उतना ही। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना होता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाते रहते हैं तो इसके भार को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इसके भार को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर है, सेंटर में है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो द्रव्यमान होगा वही उसके परमाणु द्रव्यमान होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, उसके द्रव्यमान को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें अब देखते हैं कि कैसे भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान को हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया एक, क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना है। तो कुछ चीजें तुमको पता होंगी तभी इसको बता सकते हो। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अपने को मतलब है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। तो प्रोटॉन कितना है, 8 है, और द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। एक प्रोटॉन का मास इतना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है अपने को, ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर 8 प्रोटॉन है धन 8 क्या है, न्यूट्रॉन है, इंटू प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.66 गुणित 10⁻24। ठीक, दोनों का हो गया। तो ये इसको और इसको जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ने पे लगभग ये कितना आता है, 1.66 गुणित 10⁻, सॉरी यहाँ पे 24 है, ये भी 24 है, वो भी 24 है। ठीक है, तो 24 है, तो दोनों को जब जोड़ोगे 1.66 गुणित 10⁻24 और 1.66 गुणित 10⁻24, इन दोनों जोड़ोगे तो लगभग कितना आता है, 1 आता है, 1 आएगा ये। और यहाँ पर कितना है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन कितने हो गए, 16। तो कितना हो गया, 16 कम 16 ऑक्सीजन में क्या हो गया, परमाणु भार हो गया 16। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परमाणु भार को क्या करते हैं, सापेक्ष परमाणु भार के साथ क्या करते हैं, अनुमानित करते हैं, अपेक्षित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मास कहते हैं। जितने भी परमाणु भार हमारे जो पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं वो सभी क्या किए गए हैं, अपेक्षित किए गए हैं। किसको आधार बना करके, कार्बन 12 परमाणु को आधार बना करके क्या किया गया है, अपेक्षित किया गया है। और उस आधार पर ही क्या किया गया है, रखा गया है परमाणु भार किसका किसका कितना कितना होता है। ठीक है, तो ये जो है आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।